हेलो बच्चों, उम्मीद करता हूँ कि आप सभी बच्चे स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे और अपने घरों में होंगे। कोविड-19 यानी कोरोना वायरस, पूरे वर्ल्ड में ये वायरस फैला हुआ है। बहुत बड़ी महामारी है। इससे बचने का केवल एक ही तरीका है, सोशल डिस्टेंसिंग। ये जो लॉकडाउन किया हुआ है, ये इसी वजह से किया हुआ है हमारी सरकार ने, जिससे हम सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखें, एक दूसरे के संपर्क में आने से बचें। तो सोशल डिस्टेंसिंग ही कोरोना वायरस से हमें बचा सकती है। इसलिए आप सभी बच्चों से निवेदन करता हूँ, सोशल डिस्टेंसिंग पर बहुत अच्छे से ध्यान दें, बनाए रखें। हो सके तो घरों में भी सोशल डिस्टेंसिंग आप लोग बनाए रखें। बाहर नहीं जाएं। बहुत आवश्यक अगर कार्य है, जाना पड़ रहा है, तो मास्क लगा कर जाएं। सैनिटाइजर साथ लेकर जाएं। बार बार अगर आप बाहर हो तो बार बार अपने हाथों को सैनिटाइज करते रहिए। घर में हो तो साबुन से धोते रहिए। चलिए शुरू करते हैं आज केमिस्ट्री क्लास। इस क्लास में आज आपको पढ़ाया जाएगा चैप्टर सॉलिड स्टेट, ठोस अवस्था। सॉलिड स्टेट बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। ये चैप्टर 12th स्टैंडर्ड और उन सभी बच्चों के लिए है जो बच्चे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम जैसे कि नीट, आईआईटी, एम्स एटसेट्रा की तैयारी कर रहे हैं। बहुत ध्यान से आपको चैप्टर समझना है। बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है, बहुत मज़ा आएगा आपको पढ़ने में। शुरू करते हैं सॉलिड स्टेट। तो सबसे पहला इसमें हम बात करते हैं सॉलिड की। बात करते हैं सॉलिड। सॉलिड यानी ठोस। आप सभी ने 11th में ये चैप्टर पढ़ा होगा, एक स्टेट ऑफ मैटर, द्रव्य की अवस्था है। वहाँ पर आप लोगों ने पढ़ा होगा सॉलिड क्या होते हैं। सभी को मालूम होगा सॉलिड वे पदार्थ होते हैं जिनके आकार और आयतन दोनों निश्चित होते हैं। दोनों क्या होते हैं? निश्चित होते हैं। सभी को मालूम होगा ठोस जो होते हैं हार्ड होते हैं। हार्ड यानी कठोर होते हैं। रिजिड होते हैं यानी दृढ़ होते हैं। और बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टर इनका क्या है, इनमें असंपीड्यता का गुण पाया जाता है। एक संपीड्यता होती है, एक असंपीड्यता होती है। संपीड्यता असंपीड्यता दोनों में आपको बताता हूँ होती क्या है। अगर हम किसी पदार्थ को दबाते हैं, और वो दबाने पर दब जाता है, तो इस गुण को हम कहेंगे संपीड्यता का गुण। और दबाने पर अगर नहीं दबता तो इस गुण को हम कहेंगे असंपीड्यता का गुण। तो जो ठोस होते हैं दबाने पर नहीं दबते, तो कैसे होते हैं? असंपीड्य। ठीक है। चलिए, एक बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टर क्या होता है ठोसों का। ठोस जो होते हैं, ठोस के जो घटक कण होते हैं, कंपोनेंट पार्टिकल्स होते हैं। घटक कण क्या होते हैं? घटक कण का मतलब जिन पार्टिकल्स, जिन कणों से मिलकर कोई ठोस बन रहा है, उसकी रचना हुई है, वे कण उसके घटक कण हैं। ये घटक कण क्या हो सकते हैं? ये घटक कण एटम भी हो सकते हैं, मॉलिक्यूल्स भी हो सकते हैं और आयन्स भी हो सकते हैं। परमाणु, अणु या आयन, तीनों में से कुछ भी हो सकते हैं। परमाणु भी हो सकता है, अणु भी हो सकते हैं, आयन भी हो सकते हैं। चलिए, तो नॉर्मल सी बात थी, आपको पता है सब कुछ। बात करते हैं सॉलिड स्टेट की। ठोस अवस्था। सॉलिड स्टेट यानी ठोस अवस्था क्या होती है? ठोस अवस्था पदार्थ की वह अवस्था होती है जिस अवस्था में पदार्थ के जो कण होते हैं वो इतनी मजबूती से एक दूसरे के कांटेक्ट में होते हैं कि एक जगह से दूसरी जगह पर मूव नहीं कर सकते, नहीं जा सकते, पोजीशन में अपनी फिक्स रहते हैं। इतनी स्ट्रॉन्गनेस के साथ एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट रहते हैं, एक दूसरे के साथ कांटेक्ट में रहते हैं। यानी ठोस में जो पार्टिकल्स होते हैं वो क्या होते हैं? एक जगह फिक्स होते हैं। 3 तरह की गति होती है यहाँ पर।
एक होती है ट्रांसलेशनल, स्थानांतरीय गति। दूसरी होती है रोटेशनल, यानी घूर्णन गति, घूर्णन गति। और जो तीसरी होती है वो होती है वाइब्रेशनल, यानी काल्पनिक गति। काल्पनिक गति, ये तीन यहाँ पर गति है, ये तीन यहाँ पर मोशन है। अगर हम इनकी बात करते हैं, ये गति क्या होती है? इस गति में क्या होता है, अगर कोई पार्टिकल अपनी पोजीशन छोड़कर एक स्थान से दूसरे स्थान पर आ जाता है तो इस गति को हम कहते हैं स्थानांतरीय गति। ये गति सॉलिड में नहीं होती। ठोस के जो पार्टिकल्स होते हैं इतने पास होते हैं, उनके बीच में इतना अट्रैक्शन होता है कि एक पार्टिकल एक जगह से दूसरी जगह पर नहीं जा सकता है। तो ये गति सॉलिड्स में नहीं होती, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। दूसरी रोटेशनल और वाइब्रेशनल। रोटेशनल क्या होती है? रोटेशनल में क्या होता है, रोटेशनल में जो एटम होता है अपनी एक्सिस पर होता है, केवल अपनी एक्सिस पर होता हुआ वो रोटेट कर सकता है, लेकिन अपनी एक्सिस को नहीं छोड़ेगा। वाइब्रेशनल में क्या होता है? वाइब्रेशनल में अपनी एक्सिस पर जो एटम होता है हल्का सा रोटेट हो सकता है, अपनी एक्सिस को नहीं छोड़ेगा, पोजीशन नहीं छोड़ेगा अपनी को, केवल वाइब्रेट हो सकता है। तो जो सॉलिड होते हैं उन सॉलिड में रोटेशनल और वाइब्रेशनल मोशन हो सकती है, ये दोनों गति हो सकती है, ये बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं हो सकती। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, आपको याद रखनी है। चलिए अब बात हम करते हैं सॉलिड का क्लासिफिकेशन, ठोसों का वर्गीकरण। अगर हम वर्गीकरण की बात करें तो जनरली ठोस दो प्रकार के होते हैं, एक तो क्रिस्टलीय ठोस, क्रिस्टलीय ठोस को हम ट्रू सॉलिड यानी वास्तविक ठोस भी कहते हैं। दूसरे क्या होते हैं? एमॉर्फस सॉलिड, अक्रिस्टलीय ठोस। अक्रिस्टलीय ठोस को हम छद्म ठोस यानी स्यूडो सॉलिड या सुपर कोल्ड लिक्विड भी हम इन्हें कहते हैं। अति शीतल द्रव, डिस्कस करेंगे क्यों कहते हैं, सब आपको बताया जाएगा। तो पहले बात करते हैं हम क्रिस्टलाइन सॉलिड की। फर्स्ट जो यहाँ पर हमारे पास है क्रिस्टलाइन सॉलिड, क्रिस्टलीय ठोस। क्रिस्टलीय ठोस, क्रिस्टलाइन सॉलिड होते क्या है क्रिस्टलाइन सॉलिड? देखो सॉलिड में क्या होता है, क्रिस्टलाइन सॉलिड में क्या होता है? क्रिस्टलाइन सॉलिड के अंदर जो पार्टिकल्स होते हैं, जो उनके घटक कण होते हैं, उन घटक कणों का एक रेगुलर सीक्वेंस होता है, यानी एक सीक्वेंस के अनुसार, एक क्रम के अनुसार व्यवस्थित रहते हैं, व्यवस्थित रहते हैं। यानी एक सीक्वेंस होता है, एक रेगुलर सीक्वेंस होता है। और उस रेगुलर सीक्वेंस की वजह से ही जो क्रिस्टलाइन सॉलिड होते हैं, क्रिस्टलीय ठोस होते हैं, उनकी एक निश्चित ज्योमेट्री होती है, उनकी ज्यामिति होती है। और इसी रेगुलर सीक्वेंस की वजह से ही इनके एक निश्चित मेल्टिंग पॉइंट होते हैं, निश्चित गलनांक होते हैं। ठीक है, इसी सीक्वेंस की वजह से ही इन्हें हम एक सीक्वेंस में काट सकते हैं। जैसे टेढ़े मेढ़े कटते हैं ना, ऐसे नहीं कटेंगे, एक सीक्वेंस में कटेंगे, केवल रेगुलर सीक्वेंस की वजह से ही। नेक्स्ट इसमें इंपॉर्टेंट बात यह है क्रिस्टलाइन सॉलिड में कि जो क्रिस्टलाइन सॉलिड होते हैं, क्रिस्टलाइन सॉलिड में जो व्यवस्था होती है पार्टिकल्स की, वो होती है दीर्घ परास अवस्था। दीर्घ लॉन्ग रेंज अरेंजमेंट, लॉन्ग रेंज अरेंजमेंट, दीर्घ परास व्यवस्था। दो टाइप की व्यवस्था होती है पार्टिकल की, एक लॉन्ग रेंज, एक शॉर्ट रेंज। लॉन्ग रेंज में क्या होता है, दोनों को बताता हूँ, दोनों की तुलना अगर आप करोगे तो दोनों क्लियर हो जाएंगे। एक लॉन्ग रेंज होती है, एक क्या होती है, लघु परास व्यवस्था, शॉर्ट रेंज अरेंजमेंट। देखो होता क्या है, लॉन्ग रेंज यानी दीर्घ परास व्यवस्था में क्या होता है, पार्टिकल्स जो होते हैं, पार्टिकल्स का अगर सीक्वेंस है, सीक्वेंस से मतलब ये है कि ए बी
ए बी और ये कंटिन्यूटी चल रहा है। ये सीक्वेंस लगातार चल रहा है तब तक पार्टिकल ख़त्म नहीं हो जाते। यानी ए बी ये सीक्वेंस क्या हो रहा है, ये सीक्वेंस बार बार एक डेफिनिट डिफरेंस के बाद क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है। और अगर ये जो रिपीट हो रहा है ये रिपीट इनफाइनाइटली होता रहेगा, जब तक पार्टिकल्स हैं तब तक होता रहेगा, तो इस अरेंजमेंट को बोलते हैं हम लॉन्ग रेंज अरेंजमेंट, दीर्घपरास व्यवस्था। और ये व्यवस्था किसमें होती है, क्रिस्टलाइन सॉलिड में होती है। ठीक है। दूसरी बात लघु परास व्यवस्था, अगर हम बात करें लघु परास व्यवस्था में क्या होता है, पार्टिकल जो होते हैं एक दूसरे से जुड़े होते हैं, यहाँ भी जुड़े होते हैं, दीर्घ में भी जुड़े होते हैं, लघु में भी जुड़े होते हैं। लेकिन दीर्घ में क्या था, दीर्घ में इस तरह के जुड़े होते हैं कि वे बार बार वही अरेंजमेंट रिपीट होता रहता है एक फिक्स डिफरेंस के बाद। लेकिन लघु परास अवस्था में शॉर्ट रेंज अरेंजमेंट में क्या होता है, अरेंजमेंट जो होता है वो रिपीट नहीं होता। यानी बहुत छोटे समय के लिए, बहुत छोटी जगह के लिए, बहुत कहीं कहीं पर क्या होता है, रिपीट हो सकता है। एक जैसा अरेंजमेंट कहीं कहीं पर रिपीट हो सकता है, लेकिन बिना किसी सीक्वेंस के, रैंडमली। इस तरीके से मान लो ए बी, फिर बी हो गया, फिर ए, फिर बी, ए बी, यानी कोई सीक्वेंस नहीं है। यहाँ पर ए बी हो गया तो ए बी सीक्वेंस का यहाँ पर आ गया, अब कहाँ पर आ गया, अब लगातार आ गया, यहाँ पर गैप आ गया, लेकिन यहाँ लगातार आ गया। यानी सीक्वेंस जो होगा वो रैंडमली होगा, एक शॉर्ट डिस्टेंस में होगा, कुछ समय के लिए होगा, इनफाइनाइटली नहीं होगा, लगातार वो सीक्वेंस नहीं चलेगा, रिपीट नहीं होगा। यानी जो रिपीट होगा एक डेफिनिट डिफरेंस के बाद नहीं होगा। अगर रिपीट हो भी रहा है तो वो रिपीटेशन एक फिक्स डिफरेंस के बाद नहीं होगा, रैंडमली होगा। कहीं पर 2 के बाद आ गया, कहीं पर वही 5 के बाद आ गया, कहीं पर वही अरेंजमेंट 10 के बाद आ गया, वही अरेंजमेंट कहीं लगातार आ गया, यानी कोई सीक्वेंस नहीं होगा। और इस अरेंजमेंट को हम क्या बोलते हैं, लघु परास व्यवस्था। ये जो अरेंजमेंट होता है लघु परास वाला, ये अरेंजमेंट होता है एमोर्फस सॉलिड में, एक क्रिस्टलीय सॉलिड में। और जो दीर्घ वाला होता है एक इसमें होता है क्रिस्टलीय सॉलिड में। ओके, क्लियर। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं इसमें हम। नेक्स्ट इसमें आता है एक कैरेक्टर, आइसोट्रोपी और एनाइसोट्रोपी। आइसोट्रोपी और एनाइसोट्रोपी। आइसोट्रोपी होता है समदेशिक, एनाइसोट्रोपी क्या होता है, विषमदेशिक। विषमदेशिक, समदेशिक और विषमदेशिक। सम का मतलब समान होता है जनरली, विषम का मतलब डिफरेंट होता है, देशिक का मतलब डायरेक्शन, देशिक का मतलब डायरेक्शन, देशिक का मतलब दिशा होती है। बहुत जनरल सा कैरेक्टर है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है, ध्यान से समझना, क्लियर हो जाएगा। देखिए जो सॉलिड होते हैं, सॉलिड की कुछ फिजिकल प्रॉपर्टी होती है, जैसे कि टेम्परेचर हुआ, उसमें प्रसार हुआ, उसका अपवर्तनांक हुआ, विद्युत चालकता हुई, ये सब क्या होते हैं, फिजिकल क्वांटिटी होती हैं, भौतिक गुण होते हैं, भौतिक राशियाँ होती हैं, सॉलिड की होती हैं, और किसी की भी हो सकते हैं। लेकिन हम यहाँ पर किसकी बात कर रहे हैं, यहाँ पर हम बात कर रहे हैं सॉलिड की बात कर रहे हैं। तो जो सॉलिड होता है, सॉलिड की अगर फिजिकल क्वांटिटी जैसे कि टेम्परेचर हुआ, उसमें चालकता हुई, विद्युत चालकता हुई, अपवर्तनांक हुआ, अगर ये फिजिकल क्वांटिटी अलग अलग डायरेक्शन में एक जैसी होती है, किसी भी डायरेक्शन में अगर हम जा रहे हैं लेकिन प्रॉपर्टी सेम ही शो हो रही है, तो इस कैरेक्टर को हम क्या बोलेंगे, इस कैरेक्टर को बोलेंगे हम आइसोट्रोपी। मतलब क्या हुआ, अलग अलग दिशाओं में समान गुण प्रदर्शित करना, आइसोट्रोपी। एनिसोट्रोपी में क्या होगा, विषम का मतलब भिन्न भिन्न, देशिक, यानी भिन्न भिन्न दिशाओं में अगर हम जाते हैं, भिन्न भिन्न दिशाओं में कोई भी सॉलिड होगा, सॉलिड के जो भौतिक गुण होंगे, जैसे कि मैंने आपको बताया था, जैसे कि विद्युत चालकता, उसमें चालकता, ताप, अपवर्तनांक, वो भी क्या होंगे, भिन्न भिन्न होंगे। भिन्न भिन्न दिशाओं में
अगर ये भौतिक गुण भी क्या हो रहे हैं, किसी सॉलिड के भिन्न भिन्न प्रदर्शित हो रहे हैं, तो इस गुण को हम क्या कहते हैं, उस गुण को बोलते हैं विषम देशिकता। अब जो समदेशिकता होती है और जो विषम देशिकता होती है, इस गुण को हम डिटेल से समझते हैं। चलिए समझते हैं, देखते हैं क्या होता है आइसोट्रोपी और एनिसोट्रोपी। एनिसोट्रोपी और आइसोट्रोपी। एनिसोट्रोपी जो होती है, ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन आता है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आता है। ऑब्जेक्टिव में आपके बोर्ड में भी आ सकता है क्वेश्चन। जो एनिसोट्रोपी होता है, ये डायरेक्शन डिपेंडेंट होता है, यानी डायरेक्शन पर ये जो गुण होता है एनिसोट्रोपी का डिपेंड करता है। और जो आइसोट्रोपी होता है, ये डायरेक्शन इंडिपेंडेंट होता है। क्या होता है, डायरेक्शन इंडिपेंडेंट, डायरेक्शन पर डिपेंड नहीं करता है। एनिसोट्रोपी डायरेक्शन पर डिपेंड करता है, लेकिन आइसोट्रोपी डायरेक्शन पर डिपेंड नहीं करता। एग्जाम्पल से आप लोग समझिए से, एक क्रिस्टल स्ट्रक्चर बना रहा हूं मैं जनरली। ये मेरे पास कोई क्रिस्टल स्ट्रक्चर है, ये मैंने कोई स्ट्रक्चर बना ली है। इनके बीच में मैंने ये अलग कलर से दूसरे पार्टिकल्स बना लिए हैं इस तरीके से। ये कोई क्रिस्टल स्ट्रक्चर मेरे पास है। ऐसे ही मैं एक स्ट्रक्चर इधर बना रहा हूँ। ये एक दूसरी स्ट्रक्चर है और मैं इसी स्ट्रक्चर में ये बना रहा हूँ अलग कलर से दूसरे पार्टिकल्स। ये मैंने बना दिए हैं दूसरे पार्टिकल्स, ये मैंने बना दिए दूसरे एक स्ट्रक्चर मेरे पास ये है। देखो बच्चे, होता क्या है, जो क्रिस्टलाइन सॉलिड होते हैं, क्रिस्टलाइन सॉलिड जो होते हैं, उन सॉलिड में अभी आपको बताया था कि जो पार्टिकल्स होते हैं, जो घटक कण होते हैं, उनका एक सीक्वेंस होता है। यानी यहाँ पर सीक्वेंस है। हम ये मान लीजिए नॉर्मली आयनिक सॉलिड की मैं बात कर रहा हूँ, यहाँ पर एक एग्जांपल ले रहा हूँ आयनिक सॉलिड का। जैसे NaCl मेरे पास एग्जांपल है, इसका NaCl। NaCl की जो में होते हैं, Na पॉजिटिव होते हैं, Cl नेगेटिव होते हैं। जनरली जो कैटायन होते हैं, जो धनायन होते हैं, उनका आकार स्मॉल होता है, यानी छोटा होता है। और जो एनायन होता है, उनका साइज क्या होता है, लार्ज होता है। इनका साइज क्या होता है, लार्ज होता है। ठीक है, मैं यहाँ पर केवल आपको आइसोट्रोपी और एनाइसोट्रोपी को समझा रहा हूँ। ये जो पार्टिकल्स हैं ब्लैक वाले, ये मैंने मान लिए ये मेरे पास एनायन है। एनायन का मतलब यानी ये Cl नेगेटिव मैंने मान लिए। और जो ये स्मॉल पार्टिकल है, ये मैंने मान लिए ये कैटायन है। ये क्या है, ये कैटायन है, यानी ये मैंने मान लिया ये आपके पास Na पॉजिटिव। NaCl की स्ट्रक्चर मान लिया मैंने ये जनरली। अब देखो इसमें क्या है, एक इसमें मैनर है, कैटायन एनायन का कैटायन का, एनायन का कैटायन का, एनायन कैटायन, एक सीक्वेंस है यहाँ पर पार्टिकल्स का जो क्रिस्टलाइन सॉलिड में होता है। लेकिन ये मैंने स्ट्रक्चर बनाई है, ये मान लीजिए एमोर्फस सॉलिड की। एमोर्फस यानी क्रिस्टल, ये ठोस की मैंने स्ट्रक्चर बनाई है यहाँ पर एक, ये जनरली ऐसी ही बनाई है। यहाँ पर पार्टिकल्स का कोई सीक्वेंस नहीं है, रेंडमली अरेंज है। ब्लू और ब्लैक वाले पार्टिकल्स कहीं कहीं पर अरेंज है, कोई सीक्वेंस नहीं है। ऐसा एमोर्फस सॉलिड में होता है। ठीक है, देखिए हमने ये मान लिया कि हम इस सॉलिड से इस यानी क्रिस्टलाइन सॉलिड से लाइट को पास आउट कर रहे हैं। अब हम करते क्या हैं, अगर हम लाइट को पास आउट यहाँ से करते हैं, ये हमने कर दी यहाँ से, तो इसके पथ में, इसके रास्ते में केवल क्या आ रहे हैं, केवल ये ब्लैक वाले सर्किल, यानी ये हमने क्या माने थे, एनायन आ रहे हैं। सभी के सभी एनायन हैं, यानी एनायन से होकर गुजरना पड़ रहा है लाइट को। तो यानी यहाँ पर जो वेग होगा, जो वेलोसिटी होगी, कुछ भी हो, कुछ होगी,
अब अगर हम इसी लाइट को यहाँ से पास आउट करते हैं, जब हमने यहाँ से पास आउट करा तो वेलोसिटी कुछ भी आई, लेकिन जब हमने यहाँ से पास आउट करा, अब ये जो लाइट है, अब ये लाइट जो पास आउट हो रही है, ये केटाइन से पास आउट हो रही है, किससे? धनायन से पास आउट हो रही है, यानी दूसरे पार्टिकल से होकर पास आउट हो रही है। तो जो वेलोसिटी होगी इसमें चेंज आ जाएगा, रास्ता अलग तो वेलोसिटी भी अलग। अगर रास्ता बदलोगे तो चाल पर इफेक्ट पड़ेगा ही। तो यानी यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर वेलोसिटी कुछ और आएगी। ऐसे गुजारते हैं, अगर हम लाइट को यहाँ से गुजारते हैं, इस डायरेक्शन से गुजारते हैं, यहाँ पर वैक्यूम है, यहाँ पर खाली स्थान है, यहाँ पर कोई पार्टिकल बीच में नहीं आ रहा, रास्ते में नहीं आ रहा, तो वेलोसिटी क्या होगी, कुछ और होगी। यानी इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में, हर डायरेक्शन से अगर हम लाइट को गुजारते हैं तो लाइट की जो वेलोसिटी की जो वैल्यू होगी वो क्या आएगी, हर डायरेक्शन में अलग अलग आएगी। और यही गुण क्या है, इसी गुण को हम बोलते हैं एनाइसोट्रॉपी। क्या बोलते हैं, एनाइसोट्रॉपी। और ये किसका गुण है, ये गुण है क्रिस्टलाइन सॉलिड का। क्लियर है? अब यहाँ जाइए आइसोट्रॉपी पर। आइसोट्रॉपी में क्या होगा, आइसोट्रॉपी में ये जो गुण होता है ये होता है एमोर्फस सॉलिड का, और एमोर्फस सॉलिड में रेंडमली अरेंज होते हैं पार्टिकल्स। अब हम अगर यहाँ से गुजार रहे हैं, यहाँ से गुजार रहे हैं, कहीं से भी हम अगर गुजार रहे हैं तो हमें जो रास्ता मिलेगा वो रेंडमली मिलेगा, कहीं पर कोई सीक्वेंस नहीं होगा। सारा जो रास्ता होगा किसी पथ से हम गुजार रहे हैं, यहाँ से गुजार रहे हैं, यहाँ से गुजार रहे हैं, यहाँ से गुजार रहे हैं, यानी हर जगह क्या, हर जगह जो रास्ता हमें मिल रहा है वो डिसऑर्डर, रास्ते में क्या है, डिसऑर्डरनेस है, यानी रेंडमली अरेंज है, कोई वहाँ पर रेगुलर सीक्वेंस नहीं है। जो भी रास्ता है पूरा का पूरा रास्ता कैसा है, रेंडमली है, डिसऑर्डरनेस है, इरेगुलर है, यानी हर रास्ता एक जैसा है। और एक जैसे रास्ते से जब लाइट पास आउट होगी तो लाइट की जो वेलोसिटी होगी वो क्या होगी, वेलोसिटी सेम होगी, एक जैसी होगी। यानी यहाँ पर क्या होगा, इस गुण को हम क्या कहते हैं, आइसोट्रॉपी। यानी ये डायरेक्शन पर डिपेंड नहीं करती, ये डायरेक्शन पर डिपेंड करती है। हर डायरेक्शन में अलग अलग वैल्यू, हर डायरेक्शन में एक वैल्यू। तो ये हम क्या है, एनाइसोट्रॉपी और आइसोट्रॉपी, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जो एनाइसोट्रॉपी होता है क्रिस्टलाइन सॉलिड का गुण है, और जो आइसोट्रॉपी होता है एमोर्फस सॉलिड का गुण है, आपको ध्यान रखना है। क्लियर है? चलिए अब बात करते हैं इसके एग्जाम्पल्स की, क्रिस्टलाइन सॉलिड के एग्जाम्पल की। देखो आपको एक बात बताता हूँ मैं यहाँ पर, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। पॉलीथीन आप लोग जानते होंगे, पॉलीएथिलीन, पॉलीएथिलीन जो मार्केट में आप लोग पन्नी कहते हो, जिस आप लोग केमिस्ट्री में से पॉलीएथिलीन बोला जाता है या पॉलीथीन बोला जाता है। एथिलीन का बहुलक होता है इसलिए पॉलीएथिलीन बोलते हैं। ये दो टाइप की होती है, एक HDPE होती है, एक LDPE होती है। एक HDPE होती है और एक LDPE होती है। HDPE का मतलब है हाई डेंसिटी पॉलीएथिलीन, हाई डेंसिटी पॉलीएथिलीन। ये हाई डेंसिटी पॉलीएथिलीन होती है, लो डेंसिटी पॉलीएथिलीन होती है। हाई डेंसिटी का मतलब उच्च घनत्व पॉलीएथिलीन, लो डेंसिटी का मतलब लो यानी निम्न घनत्व पॉलीएथिलीन। दोनों एथिलीन ही है, लेकिन जो HDPE होती है, जो हाई डेंसिटी वाली होती है, ये क्रिस्टलाइन होती है, ये क्रिस्टलीय होती है। और जो LDPE होती है ये एमोर्फस होती है, ये एमोर्फस होती है। दोनों पॉलीएथिलीन है। HDPE कैसी होती है, क्रिस्टलाइन। LDPE कैसी होती है, नॉन क्रिस्टलाइन या एमोर्फस। जो पॉलीएथिलीन बेन है वो कौन सी बेन है, वो ये बेन है, LDPE बेन है, HDPE बेन नहीं है। जो मार्केट में पॉलीएथिलीन अवेलेबल है वो कौन सी अवेलेबल होती है, HDPE हाई डेंसिटी पॉलीएथिलीन। ये पॉलीएथिलीन क्या है, ये बेन हो चुकी है। चलिए आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं नेक्स्ट कैरेक्टर की, क्रिस्टलाइन सॉलिड के ही। चलिए, जो क्रिस्टलाइन सॉलिड होते हैं, क्रिस्टलाइन सॉलिड जो होते हैं ये जनरली 3D इनकी स्ट्रक्चर होती है। नॉर्मली 3D स्ट्रक्चर होती है क्रिस्टलाइन सॉलिड की, त्रिविम 3D, ठीक है। लेकिन यहाँ पर एक एक्सेप्शनल केस है।
वो केस क्या है? ग्रेफाइट। ग्रेफाइट सभी ने देखा होगा, सभी ने देखा होगा ग्रेफाइट। जो लेड पेंसिल होते हैं, पेंसिल के अंदर जो बीच में होती है ब्लैक कलर की जो रोड होती है, वो ग्रेफाइट होता है। वो क्या होता है? ग्रेफाइट होता है। उसकी स्ट्रक्चर कैसी होती है? ग्रेफाइट जो होता है ये 3D नहीं होता, ये 2D होता है, 2 डायमेंशनल होता है। और इसकी जो स्ट्रक्चर होती है हेक्सागोनल होती है, षटकोणीय होती है। कैसी होती है? षटकोणीय होती है ग्रेफाइट की स्ट्रक्चर जो होती है। जो ड्राई सेल होते हैं, जो शुष्क सेल होते हैं, आप लोगों ने देखो जो टॉर्च में डालते हैं सेल में जो बीच में आप लोगों ने देखा होगा ब्लैक कलर की रोड पड़ी होती है, वो भी ग्रेफाइट की होती है। वो भी क्या होती है? ग्रेफाइट की होती है। 2D स्ट्रक्चर होती है ग्रेफाइट की, और हेक्सागोनल इसकी स्ट्रक्चर होती है। ठीक है, डिस्कस करेंगे आगे कार्बन फैमिली जब आप लोग पढ़ोगे इसमें, तो वहाँ पर पूरा डिस्कस करेंगे हम ग्रेफाइट के बारे में। चलिए आगे बात करते हैं इसमें। तो ये था हमारे पास क्या? क्रिस्टलीय ठोस। अब जो क्रिस्टलीय ठोस होते हैं, इनकी अगर हम एग्जाम्पल की बात करें, एग्जाम्पल अगर हम बात करें, अभी मैंने बताया था आपको एक एग्जाम्पल HDPE, हाई डेंसिटी पॉलीएथिलीन, जो साल्ट होता है, NaCl नमक, ये भी क्या होता है? क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है। जो शुगर होती है, चीनी जिसे आप बोलते हैं, वो भी क्या होती है? क्रिस्टलाइन सॉलिड होती है। CaCl, सीजियम क्लोराइड, ZnS, जिंक सल्फाइड, मोस्टली जो साल्ट होते हैं, जो लवण होते हैं, धातुओं के जो लवण होते हैं, सब के सब क्या होते हैं? सब के सब क्रिस्टलाइन सॉलिड होते हैं। AgCl, बहुत एग्जाम्पल हैं, सब के सब क्या होते हैं? क्रिस्टलाइन सॉलिड होते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। जो क्रिस्टलाइन सॉलिड होते हैं, ये भी हमारे पास अलग अलग टाइप के होते हैं, 4 टाइप्स के होते हैं। मोलिकुलर सॉलिड, आणविक ठोस। सेकंड, कोवलेंट सॉलिड, सहसंयोजक ठोस। आयनिक सॉलिड और मेटेलिक सॉलिड यानी धात्विक ठोस। ठीक है, बात करते हैं इनके बारे में। मोलिकुलर सॉलिड, मोलिकुलर सॉलिड के बारे में हम बात करते हैं। क्या होता है? आणविक ठोस होता है। मोलिकुलर सॉलिड यानी आणविक ठोस। मोलिकुलर, मोलिकुलर से मतलब मॉलिक्यूल्स, मोलिकुलर से मतलब क्या होता है? मॉलिक्यूल्स, मॉलिक्यूल्स यानी अणु। तो सबसे पहली बात आपको ये पता होनी चाहिए, जितने भी मोलिकुलर सॉलिड्स होते हैं, मोलिकुलर सॉलिड भी हमारे पास 3 टाइप के हैं यहाँ पर। पोलर मोलिकुलर सॉलिड यानी ध्रुवीय आणविक ठोस, नॉन पोलर मोलिकुलर सॉलिड यानी अध्रुवीय आणविक ठोस, हाइड्रोजन बॉन्डेड मोलिकुलर सॉलिड, हाइड्रोजन बंधित आणविक ठोस। ये भी 3 टाइप के होते हैं। इनके जो घटक कण होते हैं, घटक कण की बात करी थी मैंने पहले, जिनके जो घटक कण होते हैं मोलिकुलर सॉलिड के, वो क्या होते हैं? मॉलिक्यूल्स। वो क्या होते हैं? मॉलिक्यूल्स। मॉलिक्यूल्स यानी अणु होते हैं, अणुओं से मिलकर बनते हैं ये सॉलिड। किससे मिलकर बनते हैं? अणुओं से मिलकर ये सॉलिड बनते हैं। अब चाहे वो पोलर मोलिकुलर सॉलिड हो, नॉन पोलर मोलिकुलर सॉलिड हो, या हाइड्रोजन बॉन्डेड मोलिकुलर सॉलिड हो, सब के सब जो घटक कण रखते हैं वो कौन से रखते हैं? अणु रखते हैं, मॉलिक्यूल्स रखते हैं। अब आपको ये पता होना चाहिए सभी मोलिकुलर सॉलिड में जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, जो अणु होते हैं, उनके बीच में जो अट्रैक्शन होती है, जो फोर्स होती है, जिस फोर्स के द्वारा, जिस बॉन्ड के द्वारा वे मॉलिक्यूल जुड़े होते हैं, वो आपको पता होना चाहिए। बहुत इंपॉर्टेंट है, फोकस करना है यहाँ पर, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर क्या है हमारे पास? पहला पोलर मोलिकुलर सॉलिड। पहला क्या है? मोलिकुलर, पोलर मोलिकुलर सॉलिड। पोलर मोलिकुलर सॉलिड में क्या होगा? पहला क्या है? पोलर मोलिकुलर सॉलिड यानी ध्रुवीय आणविक ठोस। इसमें क्या होगा? पोलर, नाम से पता लग रहा है पोलर यानी ध्रुवीय। ध्रुवीय, जो ध्रुवीय अणु होते हैं वही बनाते हैं किसे? पोलर मोलिकुलर सॉलिड को, ध्रुवीय आणविक ठोस को। कौन बनाएंगे? जो पोलर मॉलिक्यूल्स होंगे, जिनमें पोलरिटी होगी, पॉजिटिव नेगेटिव का कैरेक्टर होगा, धनायन और ऋणायन का कैरेक्टर होगा, थोड़ा सा कैरेक्टर होगा, पोलर जो मॉलिक्यूल्स होते हैं।
देखिए इनमें होता क्या है, पोलर मोलिकुलर सॉलिड के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उनके बीच में जो इंटरेक्शन फोर्स होती है वो कौन सी होती है, डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन। बहुत इंपॉर्टेंट है, डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन, डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन। द्विध्रुव द्विध्रुव आकर्षण बल, द्विध्रुव द्विध्रुव आकर्षण बल, दोबारा बता रहा हूँ, द्विध्रुव द्विध्रुव आकर्षण बल। ठीक है, ये क्या होती है, ये पोलर मॉलिक्यूल्स में ही होती है। ये जो आप लोगों ने 11वीं में चैप्टर पढ़ा होगा स्टेट ऑफ मैटर, द्रव्य की अवस्था है, वहाँ पर जो हम फोर्सेस पढ़ते हैं, अट्रैक्शन फोर्स पढ़ते हैं गैसों के बीच में, ठोसों के बीच में, वहाँ पर आप लोगों ने पढ़ा होगा डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन। तो डाइपोल से मतलब यहाँ पर क्या है, हमारे पास कोई मॉलिक्यूल है, पोलर मॉलिक्यूल, पोलर यानी ध्रुवीय, जिसका एक एंड पॉजिटिव और एक एंड नेगेटिव हो। ठीक है, डाइपोल एक डाइपोल ये हो गया, डाइपोल एक डाइपोल ये हो गया, पॉजिटिव और ये नेगेटिव। ये ऐसे मॉलिक्यूल्स हैं, ये दो मॉलिक्यूल्स हैं, एक मॉलिक्यूल सी एक मॉलिक्यूल सी, दो अणु हैं, ऐसे मॉलिक्यूल हैं, ऐसे अणु हैं जिसका एक एंड नेगेटिव का होता है, एक एंड पॉजिटिव का होता है। यानी मॉलिक्यूल में डाइपोल होना चाहिए। डाइपोल से मतलब दो पोल, एक पॉजिटिव का और एक नेगेटिव का। अब ये इस तरीके से अरेंज होते हैं, ये मॉलिक्यूल इस तरीके से अरेंज होते हैं कि एक मॉलिक्यूल का नेगेटिव एंड और दूसरे मॉलिक्यूल का पॉजिटिव एंड एक दूसरे के सामने आ जाता है, और इनके बीच में जो फोर्स क्रिएट होती है वो कौन सी होती है, डाइपोल डाइपोल इंटरएक्शन। और यही फोर्स किस में होती है, यही फोर्स पोलर मोलिकुलर सॉलिड में होती है। ये आप लोगों को ध्यान रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, घटक कण होते हैं पोलर मोलिक्यूल्स। ठीक है, दूसरी खास बात इनकी, दूसरी खास बात पोलर मोलिकुलर सॉलिड की ये है, देखो नॉर्मल तो सभी के लिए है, जितने भी ये मोलिकुलर सॉलिड हैं सबके सब इलेक्ट्रिसिटी के नॉन कंडक्टर होते हैं। क्या होते हैं, इलेक्ट्रिसिटी के नॉन कंडक्टर, विद्युत के कुचालक होते हैं। इनमें इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं होती है किसी भी मोलिकुलर सॉलिड में। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना। चलिए, तो सबके लिए कॉमन कैरेक्टर होगा, सबके सब इलेक्ट्रिसिटी के नॉन कंडक्टर मोलिकुलर सॉलिड। ठीक है, अगर हम एग्जाम्पल की बात करें इनकी, एग्जाम्पल की अगर हम इसमें बात करें तो जैसे कि HCl हुआ, सॉलिड HCl, एस से मतलब यहाँ पर क्या है, सॉलिड HCl, SO2 हुआ, सॉलिड SO2, सॉलिड SO2, NH3 हुआ, NH3 गैस होती है लेकिन सॉलिड NH3 की बात हम कर रहे हैं। जो गैसेस होती हैं नॉर्मली, जो गैस होती हैं, हम उन गैस को ठोस में कैसे बदलते हैं, टेम्परेचर और प्रेशर, ताप और दाब की इस तरह की परिस्थितियां उन पर अप्लाई करते हैं ताकि वो लिक्विड या गैस सॉलिड में चेंज हो जाए। दो चीज़ चेंज करनी पड़ती है, टेम्परेचर और प्रेशर। ठीक है, बदल जाते हैं, टेक्निक्स होती हैं बदलने की, अलग अलग टेक्निक्स होती हैं। तो ये सब क्या है इसके एग्जाम्पल। ऐसे एग्जाम्पल होंगे जो पोलर होंगे, जो क्या होंगे, पोलर होंगे, या ये कह दीजिए अगर हम थोड़ा और ऊपर जाए और स्टैंडर्ड में जाए, वे मॉलिक्यूल्स यहाँ पर हमें लेने हैं, वे सभी मॉलिक्यूल्स एग्जाम्पल हैं जिनके डाइपोल मोमेंट जीरो नहीं होते, जिनके डाइपोल मोमेंट जीरो नहीं होते, द्विध्रुवागुण जीरो नहीं होते, वो सब यहाँ एग्जाम्पल में आएंगे सॉलिड फॉर्म में। ठीक है, इनके जो मेल्टिंग पॉइंट होते हैं वो कम होते हैं, वो क्या होते हैं, वो कम होते हैं, सभी के कम होते हैं। चलिए अब बात करते हैं हम दूसरा, नॉन पोलर मोलिकुलर सॉलिड। नॉन पोलर मोलिकुलर सॉलिड, इसकी अगर हम बात करें, ये भी मोलिकुलर सॉलिड है, ये भी आणविक सॉलिड है, तो इसका भी जो पार्टिकल्स होंगे, जो कंपोनेंट्स होंगे, वो क्या होंगे, मॉलिक्यूल्स, अणु होंगे, लेकिन नॉन पोलर कैसे होंगे, अध्रुवीय होंगे। कैसे होंगे, अध्रुवीय होंगे, नॉन पोलर होंगे, अध्रुवीय। ठीक है, अध्रुवीय जैसे कि अगर हम बात करें, जैसे कि Cl2 हुआ, अगर कोई मॉलिक्यूल दो एटम से मिलकर बना है और वे दोनों एटम एक जैसे हैं, जैसे Cl दोनों एटम एक जैसे हैं, तो वो कैसा मॉलिक्यूल होगा, नॉन पोलर। कैसा होगा, नॉन पोलर, कोई डाइपोल मोमेंट उसका जीरो होना है। ठीक है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी दोनों की सेम है, तो इसलिए नॉन पोलर होगा। वो आगे डिस्कस करेंगे, वो 11th में भी डिस्कस किया था हम लोगों ने, यहाँ पर हमें डिस्कस नहीं करना, यहाँ पर हम सॉलिड स्टेट पढ़ रहे हैं।
तो जितने भी नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स हैं वे सब यहाँ पर आएंगे सॉलिड फॉर्म में। इनर्ट गैस जो होती हैं, अक्रिय गैस जो होती हैं, स्पेशली आर्गन, वो भी किस में आएगा? नॉन पोलर में। नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड आर्गन जो होती है, सॉलिड आर्गन, सॉलिड आर्गन, ये भी क्या होती है? नॉन पोलर में ही आएगा। ठीक है, जैसे अगर हम यहाँ पर और बात करें, जैसे हमारा P4 हुआ, यहाँ बता रहा हूँ, P4 हुआ, फॉस्फोरस जो होता है, ये भी कैसा है? नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड है। ठीक है, जैसे हमारे पास CH4 हुआ, ये भी कैसा है? नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड ही है। ठीक है, यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट बात निकल कर आती है नॉन पोलर के लिए, ध्यान देना है आप लोगों को। इम्पोर्टेंट बात मैं आपको बताता जा रहा हूँ जो सेलेक्टेड है बोर्ड एग्जाम और कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए। सेलेक्टेड जो है मैं आपको पहले बता दूँ, इम्पोर्टेंट है। वो क्या है बच्चों? उसमें इनके बीच में जो फोर्स लगती है, जैसे यहाँ पर मैंने आपको बताया था इनके बीच में डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन, इनके बीच में जो फोर्स लगती है, नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स के बीच में जो फोर्स लगती है, इनके बीच में जो फोर्स लगती है वो है वैन डर वाल्स फोर्स। वो क्या है? वैन डर वाल्स फोर्स। ये भी हमने 11th में डिस्कस किया होगा आप लोगों ने, वैन डर वाल्स फोर्स। और वैन डर वाल्स फोर्स में भी एक फोर्स आती है, उसके भी पार्ट्स हैं वैन डर वाल्स फोर्स के। लंदन फोर्स या डिस्पर्सन फोर्स, लंदन डिस्पर्सन फोर्स, कौन सी? लंदन डिस्पर्सन फोर्स। ये फोर्स होती है इन मॉलिक्यूल्स के बीच में, इन सॉलिड में जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उनके बीच में जो फोर्स होती है वो कौन सी फोर्स होती है? लंदन डिस्पर्सन फोर्स। बहुत इंपॉर्टेंट है लंदन डिस्पर्सन फोर्स। क्या होता है? थोड़ा सा हिंट्स बता रहा हूँ मैं आपको, थोड़ा सा बता रहा हूँ इसमें। जैसे हमारे पास हीलियम गैस है, हीलियम और एक हीलियम का मॉलिक्यूल्स ये रहा। ठीक है, हीलियम की आउटर मोस्ट सेल के जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे, आउटर मोस्ट सेल में क्या होंगे? इसके इलेक्ट्रॉन्स होंगे। इलेक्ट्रॉन पर कैसा चार्ज होता है? नेगेटिव चार्ज होता है। ओके, दूसरा जो हीलियम है, इसका जो न्यूक्लियस होगा, इसका जो नाभिक होगा, इसका जो न्यूक्लियस होगा, इस पर क्या चार्ज होता है? न्यूक्लियस पर पॉजिटिव चार्ज। तो एक हीलियम के आउटर मोस्ट सेल के इलेक्ट्रॉन और दूसरे हीलियम का जो न्यूक्लियस होता है, इसका नेगेटिव और ये पॉजिटिव, इनके बीच में जो फोर्स क्रिएट होती है उसे बोलते हैं क्या? लंदन डिस्पर्सन फोर्स। लंदन डिस्पर्सन फोर्स। यही फोर्स कहाँ पर होती है? नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड के बीच में। बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए, ये भी क्या होते हैं? इलेक्ट्रिसिटी के नॉन कंडक्टर होते हैं। इनके मेल्टिंग पॉइंट जो होते हैं, इनके मेल्टिंग पॉइंट और कम होते हैं इनसे, होते तो कम है, इनसे भी कम होते हैं। कैसे? पोलर से भी इनके मेल्टिंग पॉइंट क्या होते हैं? वो कम होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास क्या है? हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिक्यूलर सॉलिड। हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिक्यूलर सॉलिड, नाम से पता लग रहा है इनके जो अणु होंगे वो किसके द्वारा जुड़े होंगे? हाइड्रोजन बंध के द्वारा जुड़े होंगे। हाइड्रोजन बंध क्या होता है? वह आकर्षण बल होता है जिसके द्वारा हाइड्रोजन परमाणु किसी इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, ऋण विद्युतीय तत्व जैसे फ्लोरीन, ऑक्सीजन या नाइट्रोजन से जुड़ा होता है। क्या कहलाता है? हाइड्रोजन बंध कहलाता है। पार्टिकल्स अणु होंगे, हाइड्रोजन बंध के द्वारा जुड़े होंगे। तो वे सभी मॉलिक्यूल जो हाइड्रोजन बंध बना सकते हैं सब इसमें आएंगे। इलेक्ट्रिसिटी का ये भी क्या होगा? नॉन कंडक्टर होगा, कुचालक होगा, इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं होगी इनमें भी जनरली। ठीक है, बात करते हैं जैसे कि इसके एग्जाम्पल हुए NH3, सॉलिड NH3 नॉर्मली गैस या लिक्विड फॉर्म में होती है। लिक्विड अमोनिया नाम सुना होगा आप लोगों ने, लेकिन वही टेम्परेचर और प्रेशर की कंडीशंस को बदलकर हम उसे किस में बदल सकते हैं? सॉलिड में बदल सकते हैं। आइस जो होती है ये भी इसी का ही एग्जाम्पल है। आइस क्या है? वाटर ही तो है। वाटर के मॉलिक्यूल क्या होते हैं? हाइड्रोजन बंध बनाते हैं आपस में। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं कोवलेंट सॉलिड की, सहसंयोजक ठोस की बात करते हैं। सेकंड क्या है हमारे पास क्रिस्टलाइन सॉलिड में? सहसंयोजक ठोस। सहसंयोजक ठोस यानी कोवलेंट सॉलिड। कोवलेंट सॉलिड यानी सहसंयोजक ठोस, नाम से ही पता लग रहा है। सबसे पहले बात आपको ये पता होनी चाहिए कि जो घटक कण होते हैं, पार्टिकल्स जो होते हैं वो क्या होते हैं? परमाणु होते हैं, एटम्स होते हैं। क्या होते हैं? परमाणु होते हैं, एटम्स होते हैं। और जुड़ते किस चीज से हैं? सहसंयोजक बंध के द्वारा, कोवलेंट बॉन्ड के द्वारा। कोवलेंट बॉन्ड क्या होता है? सिंगल, डबल,
ट्रिपल, तीनों ही बॉन्ड को हम क्या होते हैं, कोवलेंट बॉन्ड बोलते हैं, सहसंयोजक बंध बोलते हैं। ठीक है, जो सहसंयोजक ठोस होते हैं, अगर हम बात करें इनमें कंडक्टिविटी की, तो ये क्या होते हैं, ये दुर्बल सुचालक होते हैं। सुचालक तो होते हैं लेकिन वीकली, बहुत कम इनमें इलेक्ट्रिसिटी पास होती है, दुर्बल सुचालक ये होते हैं। लेकिन इसका भी एक एक्सेप्शन है, जो प्रबल सुचालक होता है। इसी में ही हमारे पास सहसंयोजक ठोस में एग्जाम्पल आता है ग्रेफाइट। अभी आपको बताया था मैंने, ग्रेफाइट ये दुर्बल सुचालक नहीं होता, ये बहुत प्रबल सुचालक होता है। और ऐसी जगह बहुत ज़्यादा यूज होता है जहाँ पर इसका काम ही किसी चीज़ को क्या करना है, इलेक्ट्रिसिटी पास करना है। जैसा आपको पता है, जो शुष्क सेल होते हैं बैटरी टॉर्च में डालते हैं, उनमें जो डाली जाती है सेल के बीच में ब्लैक रोड, वो क्या होती है, ग्रेफाइट। इलेक्ट्रोड जो बनते हैं वो भी क्या होती है, ग्रेफाइट। वैसे तो मरकरी सेल में जो डाला जाता है वो इलेक्ट्रोड ही होता है। ठीक है, तो इसका अपवाद क्या है, ग्रेफाइट। दुर्बल सुचालक होते हैं लेकिन ग्रेफाइट अपवाद है, वो क्या होता है, प्रबल सुचालक होता है। ठीक है, चलिए अगर हम बात करें किसकी, आयनिक सॉलिड की, बात किसी करते हैं हम, आयनिक सॉलिड, आयनिक सॉलिड की। आयनिक सॉलिड में क्या होता है, आयनिक सॉलिड के जो पार्टिकल्स होते हैं, जो घटक कण होते हैं, वो क्या होते हैं, वो आयन होते हैं। वो क्या होते हैं, वो आयन होते हैं। आयन यानी पॉजिटिव और नेगेटिव, पॉजिटिव और नेगेटिव। ठीक है, आयनों से मिलकर बनते हैं। और जो आयन जो होते हैं आपस में किस फोर्स के द्वारा अटैच होते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, स्थिर विद्युत बल, स्थिर विद्युत बल, स्थिर विद्युत बल, इलेक्ट्रोस्टैटिक, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी हम इसे कहते हैं, कोलम्बिक फोर्स भी कहते हैं। कॉम्पिटेटिव पर्पज से बता रहा हूँ, इंपॉर्टेंट है, कोलम्बिक फोर्स भी हम यहाँ पर इसे कह सकते हैं, दूसरा नाम है, क्योंकि वहाँ पर ऑप्शन में कोलम्बिक फोर्स भी रखा जाता है। कोलम्बिक फोर्स भी हम इसे कहते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को। ठीक है, आयन्स हैं तो जनरल सी बात है, विद्युत के क्या होंगे, सुचालक होंगे। लेकिन इनकी खास बात है, खास बात क्या है, खास बात ये है, आयनिक जो यौगिक होते हैं उसमें भी आप लोगों ने पढ़ा होगा, सॉलिड स्टेट में, ठोस अवस्था में तो विद्युत के कुचालक होते हैं। लेकिन अगर हम इन पदार्थों को पानी में डाल दें, इनका सॉल्यूशन बना, तो इनका सॉल्यूशन क्या होता है, विद्युत का सुचालक होता है। क्यों होता है, पानी में डालते ही ये अपने आयनों में डिसोसिएट हो जाएंगे, और अगर किसी सॉल्यूशन में आयन है तो वो 100% विद्युत का क्या होगा, सुचालक होगा। क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी को कौन लेकर जाता है, आयन्स या फ्री इलेक्ट्रॉन्स लेकर जाते हैं। अगर होल सॉलिड वगैरह में और भी रीजन होते हैं, होल्स वगैरह होते हैं, ठीक है, लेकिन यहाँ पर वो नहीं है, बाद में बात करेंगे उसके बारे में। तो क्या होता है, सॉलिड स्टेट में, ठोस अवस्था में विद्युत के कुचालक होते हैं, लेकिन लिक्विड फॉर्म में जो सॉल्यूशन होते हैं विद्युत के सुचालक होते हैं। चलिए एग्जाम्पल इसके बहुत सारे जितने भी आयन, जैसे कि NaCl हुआ, KCl हुआ, CaCl हुआ, ठीक है, AgCl हुआ, ये सब क्या है, ये सब इसी के ही एग्जाम्पल है। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं मेटेलिक सॉलिड की, धात्विक ठोस की। जो हमारे पास क्या है, मेटेलिक सॉलिड, मेटेलिक सॉलिड, धात्विक ठोस। ये क्या होता है, धात्विक ठोस। जितनी भी धातु होती हैं सब की सब क्या होती है, मेटेलिक सॉलिड होती हैं। सब की सब क्या होती हैं, धात्विक ठोस होती है। सब धातु इसी के एग्जाम्पल हैं, सोडियम हो, कैल्शियम हो, मैग्नीशियम हो, सब इसी के ही, सोना चांदी कॉपर सब इसी के ही एग्जाम्पल हैं। इसमें क्या होता है, इनके बीच में जो बॉन्ड होता है कौन सा होता है, मेटेलिक बॉन्ड। कौन सा होता है, मेटेलिक बॉन्ड इनके बीच में होता है। धात्विक बंध कौन सा होता है, धात्विक बंध इनके बीच में होता है। अभी धात्विक बंध क्या होता है, अगर हम धात्विक बंध की बात करते हैं, इसे समझिए आप लोग, जो धातु आयन होते हैं, जैसे कि Na पॉजिटिव हुआ, क्या हुआ, सोडियम तो धातु होगी, और ये क्या है, इसका आयन। जो धातु आयन होते हैं, धातु आयन को हमने किसी ऐसे लिक्विड में डाल दिया जिस लिक्विड में केवल इलेक्ट्रॉन्स ही हैं, तो उनके बीच में जो बॉन्ड बनेगा वो कौन सा बनेगा, मेटेलिक बॉन्ड। यानी एक ही इलेक्ट्रॉन का समुंदर होता है, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, नेगेटिव चार्ज होते हैं, और उसके अंदर क्या होते हैं, धातु आयन।
उसके अंदर क्या होता है, धातु आयन, उनके बीच में जो बॉन्ड बनेगा वो क्या होगा, मेटेलिक बॉन्ड बनेगा। तो जितनी भी धातु हैं, जितनी भी मिश्र धातु हैं, पीतल, तांबा, तांबा तो धातु है, पीतल वगैरह हुआ, ठीक है, कांसा वगैरह हुआ, वो सब इसी के एग्जाम्पल्स है। ओके, चलिए, तो ये हमारे पास क्या थे, ये सब हमारे पास थे क्रिस्टलाइन सॉलिड। अब बात हम करते हैं एक क्रिस्टलीय ठोस की। अब हम बात करते हैं किसकी, एक क्रिस्टलीय ठोस की बात करते हैं। एक क्रिस्टलीय ठोस, एक क्रिस्टलीय ठोस, एमोर्फस सॉलिड, एमोर्फस सॉलिड की बात हम करते हैं। इन्हें हम छद्म ठोस भी कहते हैं। छद्म ठोस इसलिए कहते हैं कि ठोस जैसे दिखते हैं लेकिन एक्चुअल में ठोस नहीं होते। ठोस के जो कंडीशंस होती है, जो प्रॉपर्टी हो, वो फुलफिल नहीं कर पाते, इसलिए हम क्या बोलते हैं ना, छद्म ठोस या स्यूडो सॉलिड। ठीक है, अतिशीतित द्रव भी कहते हैं, सुपर कोल्ड लिक्विड भी हम इन्हें कहते हैं। सुपर कोल्ड लिक्विड इसलिए कहते हैं क्योंकि जो एमोर्फस सॉलिड होते हैं, इनके जो पार्टिकल्स होते हैं, उन पार्टिकल्स में, उन कणों में द्रवों के समान, लिक्विड के समान बहने की प्रवृत्ति पाई जाती है। इसलिए मैंने क्या कहते हैं, सुपर कोल्ड लिक्विड भी हम इन्हें कहते हैं, अतिशीतित द्रव भी हम इन्हें कहते हैं। जैसे कांच होता है, कांच इसका बहुत बेस्ट एग्जाम्पल है। कांच, कांच के जो पार्टिकल्स होते हैं उसमें बहने का गुण पाया जाता है। होता क्या है, जो बहुत पुराने कांच के शीशे होते हैं, कांच के जो शीशे होते हैं, कांच के शीशे में क्या होता है, गुरुत्व के कारण, ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण जो पार्टिकल्स होते हैं कांच के, वो धीरे धीरे, बहुत स्लो प्रक्रिया होती है, वो धीरे 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 नीचे आते रहते हैं, नीचे आते रहते हैं। नीचे आने पर क्या होता है, एक टाइम ऐसी कंडीशन बनती है कि नीचे से जो शीशा होता है वो मोटा हो जाता है, ऊपर से पतला हो जाता है। तो जहाँ पर वो मोटा हो जाता है वो शीशा धुंधला हो जाता है और ऊपर से शीशे हिलने शुरू हो जाते हैं। नीचे से क्या हो जाता है, नीचे से टाइट हो जाते हैं। तो पार्टिकल्स में क्या, बहने का गुण होता है। ठीक है, कांच क्या होता है, सॉलिड नहीं होता, अतिशीतित द्रव होता है, सुपर कोल्ड लिक्विड होता है। ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है एग्जाम में ये भी। ओके, चलिए, एक क्रिस्टलीय ठोस की बात हम करते हैं। क्रिस्टलीय ठोस में क्या था, क्रिस्टलीय ठोस में जो पार्टिकल्स थे उसका एक रेगुलर सीक्वेंस था, लेकिन यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर कोई सीक्वेंस पार्टिकल का नहीं होता, इरेगुलर होते हैं। जो पार्टिकल्स होते हैं, जो घटक कण होते हैं, घटक कण जो होते हैं वो क्या होते हैं, अनियमित। अनियमित उनका क्या होता है, सीक्वेंस होता है, क्रम होता है, कोई सीक्वेंस नहीं होता, इरेगुलरली वे रहते हैं। इसी वजह से क्या होता है, इनका मेल्टिंग पॉइंट, गलनांक फिक्स नहीं होता। अगर हम इन्हें काटते हैं तो सही तरीके से नहीं कटते, अनियमित तरीके से कटते हैं, कहीं पर ऊंचा, कहीं से नीचा, कहीं से टेढ़ा, कहीं से मेढ़ा, कुछ भी, यानी एक फिक्स जो हम काटते हैं इस तरीके से नहीं कट पाता। ठीक है, इरेगुलर सीक्वेंस की वजह से, अनियमित क्रम की वजह से ही पार्टिकल्स की, इनकी कोई डेफिनेट ज्योमेट्री भी नहीं होती है। ओके, चलिए, कुछ कैरेक्टर मैंने पहले डिस्कस करे थे। जो एमोर्फस सॉलिड होते हैं, इनमें जो पार्टिकल्स का अरेंजमेंट होता है वो कैसा होता है, शॉर्ट रेंज अरेंजमेंट, शॉर्ट रेंज अरेंजमेंट, लघु परास व्यवस्था, लघु परास व्यवस्था, पहले मैं डिस्कस कर चुका हूं इसे। ठीक है, चलिए, तीसरा जो इसका नेक्स्ट जो कैरेक्टर है, कौन सा गुण प्रदर्शित करते हैं, आइसोट्रोपी या एनिसोट्रोपी, आइसोट्रोपी, आइसोट्रोपी, समदेशिक होते हैं, ये भी मैं पहले डिस्कस कर चुका हूँ। ठीक है, कैसे होते हैं, समदेशिक होते हैं। अगर हम इनके एग्जाम्पल की बात करते हैं तो एग्जाम्पल क्या है इनके, कांच, गिलास जो मैंने आपको बताया, प्लास्टिक, आप सभी को मालूम होगा, ये सब क्या होता है, नॉर्मल इसके एग्जाम्पल्स होते हैं एमोर्फस सॉलिड के, एक क्रिस्टलीय ठोस के। ठीक है, एक एग्जाम्पल मैंने आपको और बताया था, LDPE, लो डेंसिटी पॉलीथीन, निम्न घनत्व पॉलीएथिलीन, ये एमोर्फस सॉलिड होती है क्रिस्टलीय, और HDPE कैसी होती है, क्रिस्टलीय सॉलिड होती है। ठीक है, तो ये बच्चों हमारे पास क्या था, ये हमारे पास था वर्गीकरण, ठोस का वर्गीकरण। ये पूरा आपको मैंने डिस्कस कर दिया है, आप लोगों को समझना है, इसे समझकर आपको अपने नोट्स बनाने हैं, आगे डिस्कस करेंगे।
बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है, बहुत हल्का चैप्टर है, आपको बहुत मज़ा आने वाला है इस चैप्टर को आगे पढ़ने में, ठीक है। और कोशिश करना, इस चैप्टर को मैं आपको एक क्यूब से पढ़ाऊँगा, इस तरह के क्यूब से पढ़ाऊँगा। खिलौना है, मोस्टली हर घर में मिलता है। अगर इस तरह क्यूब अवेलेबल नहीं है आपके पास, तो कोई भी इस तरह का क्यूबिक आकार का आप लोग लकड़ी का, किसी भी चीज़ का, प्लास्टिक का कोई गुटका रख लेना अपने पास, जब मैं नेक्स्ट लेक्चर लूँगा। बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर होने वाला है, ठीक है। और बहुत अच्छा समझ में आएगा, कभी भी नहीं भूलोगे चैप्टर को, कॉन्सेप्ट सारे क्लियर होंगे। तो ऐसे ही आप लोग सारे क्वेश्चन सोल्व कर दोगे केवल एक क्यूब इससे समझ कर। ओके, थैंक यू। घर में रहिए, सुरक्षित रहिए। थैंक यू वेरी मच।